और इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे राजधानी रायपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां केशकाल से डॉक्टर रमन सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। और इस बीच पूर्व आईएएस नीलकंठ टेकाम के चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और कार्यकर्ताओं से टेकाम को भारी बहुमत से जिताने की अपील भी की है। बीजेपी ने केशकाल से अभी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया था, लेकिन इस बीच यहां पर डॉक्टर रमन सिंह ने ये मंच से ही ऐलान किया और कहा कि जनता को जिताना है। कुछ दिन पहले ही पूर्व आईएएस नीलकंठ टेकाम जो कि बीजेपी में शामिल हुए थे और टेकाम के नाम के ऐलान के बाद बीजेपी के अब 22 प्रत्याशी हैं। आपको बता दें कि अभी तक जो पहली सूची जारी आई है उस सूची में 21 नाम जिनका ऐलान किया गया था कि इस नामों को जगह मिली थी पहली सूची में, और अब इस बीच हालांकि दूसरी सूची आई नहीं है, लेकिन 22वां जो नाम है केशकाल से डॉक्टर रमन सिंह ने इस बात का ऐलान किया। केशकाल से रमन सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी का ऐलान कर दिया, यानी कि नीलकंठ टेकाम जो कि पूर्व आईएएस हैं, अब राजनीति में उन्होंने प्रवेश किया और बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की थी, अब केशकाल से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और इस बीच यहां की जनता से, केशकाल की जनता से उन्हें जिताने की अपील भी की थी। आईएएस से इस्तीफा देकर भाजपा का दामन पकड़ने वाले नीलकंठ टेकाम इस वक्त हमारे साथ हैं। पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आपको केशकाल का उम्मीदवार अभी थोड़ी देर पहले डिक्लेयर किया डॉक्टर रमन सिंह ने। किस तरीके की तैयारियां हैं आपकी? देखिए, हम और हमारे साथी जो है लगातार इसमें लगे हुए हैं कि केशकाल विधानसभा क्षेत्र जो है, जो कि पिछले 2 चुनाव से कांग्रेस पार्टी के कब्जे में है, उससे कैसे वापस किया जाए। और उसकी ज़मीनी रणनीति बहुत पहले तैयार होकर के रख ली गई है और चुनाव की घोषणा का ही इंतज़ार है। तत्काल जो है उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, उसकी हमारी पूरी प्लानिंग है। अभी आपके एक साथी यहाँ कह रहे थे कि आपके उम्मीदवारी जैसे ही सामने आई, जैसे ही आपने बीजेपी प्रवेश किया, तो आपके प्रतिद्वंदी जो होंगे, जो इस वक्त विधानसभा के सभापति भी हैं, उनकी बीपी बढ़ गई है। इस तरीके के कमेंट भी होने लगे हैं। निश्चित तौर पर ऐसा मुझे भी सुनने को मिला है। फैक्टर कौन कौन से होंगे? क्योंकि आप उस एरिया से खुद आते हैं, आप कलेक्ट्री आपने बतौर आईएएस रहते वहां पर की है। किन बुनियादी विषयों को लेकर आप चुनावी मैदान में जाएंगे? देखिए, बस्तर की जो पृष्ठभूमि है वो देश के बाकी अंचलों से अलग है। वहाँ की जो जल जंगल और ज़मीन का विषय है, वहाँ पर जो संविधान और मौलिक अधिकारों के हनन का विषय है, वहाँ पर जो माओइस्ट की जो घटनाएं हैं वो भी एक विषय है। और रायपुर से चूँकि काफ़ी दूर होने की वजह से जो अधोसंरचना का विकास होना चाहिए, मूलभूत सुविधाएं जो मिलनी चाहिए लोगों को, वो एक बहुत बड़ा विषय है। इसके अलावा वहाँ पर इस समय रोज़गार का जो मुद्दा है वो बहुत अहम मुद्दा है। बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है और इन सब चीज़ों को एड्रेस करने के लिए बहुत आवश्यक है कि एक बड़ी योजना के साथ काम किया जाए। और इसी उद्देश्य से मैंने अपना आईएएस की जो नौकरी थी, वैसे भी मेरा बहुत ज़्यादा उपयोग सरकार के द्वारा नहीं की जा रही थी, तो मैंने सोचा कि पब्लिक के बीच में जा कर के काम किया जाए। 3 साल मुझे यहाँ सोचने को एक अवसर मिला, एक तरह से आपदा कह सकते हैं, तो उस आपदा को मैंने अवसर में बदल दिया। आपदा को अवसर में बदल, लेकिन आपने अभी अधोसंरचना का जिक्र किया। 15 साल तक सरकार में बीजेपी यहाँ पर रही है। जब इस मुद्दे का जिक्र आप चुनावी मैदान पर करेंगे तो प्रतिद्वंदी ये नहीं कहेंगे कि 15 साल आप सरकार में थे, फिर आप अधोसंरचना का ग्राउंड बना रहे हैं? उसका जवाब मैदान में दिया जाएगा पूरे कारण के साथ, कि उससे पहले का भी दिन गिनाया जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि शुरुआत जैसे होती है तो उससे अचानक ट्रैक बदलने में टाइम भी लगता है। तो जो कुछ भी दिखाई दे रहा है आज की तारीख में, वो तो भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कार्यकाल का ही नतीजा है। उसके पहले और उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ है वहाँ पे। बस्तर में देखने को मिल रहा है कि धर्मांतरण एक बड़े विषय के तौर पर उभर कर सामने आया है। क्या ये चुनावी मुद्दा बनेगा? और ख़ासतौर पर आप उस इलाके से आते हैं, आप इन विषयों को बहुत बारीकी से समझते हैं, ये लगता है कि एक बड़ा फैक्टर के तौर पर इस चुनाव में हमको देखने को मिल सकता है? नहीं, फैक्टर बने या ना बने, मैं तो ये नहीं मानता हूँ कि ऐसे मुद्दों को, संवेदनशील मुद्दों को फैक्टर बनाया जाए। लेकिन बस्तर में ये मामला तो है और गांव-गांव में एक संघर्ष की स्थिति निर्मित हो गई है, जो आपके मीडिया के माध्यम से भी आता है
कि कोई मतांतरित व्यक्ति का देहांत हो जाता है तो गांव में उसको दफनाने नहीं दिया जाता है, फिर आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, कई लोगों को अंदर भेज दिया जाता है। तो एक समान बस्तर में कभी भी कोई जातिवादी प्रथा नहीं रहा है। वहाँ पर चाहे जो भी जाति के हों, जो भी समाज के हों, एक समान प्लेटफॉर्म में रह करके जीवन गुजारते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से ऐसा महसूस किया जा रहा है कि लोगों के जो जीवन शैली है उसमें कुछ बदलाव लाने के प्रयास अनचाहे तरीके से किए जा रहे हैं। तो इसका प्रभाव आने वाले समय में देखने को मिलेगा। एक आखिरी सवाल है कि अपने जो निकटतम प्रतिद्वंदी आपके जो होंगे, जो इस वक्त विधानसभा के सभापति भी हैं संतराम नेताम, उनको लेकर आप किस तरीके से, आपका नजरिया है, आपका ऑब्जर्वेशन है? क्योंकि चुनाव में आप जाएंगे तो चुनाव में एक आमने सामने की लड़ाई आप लोगों की होनी है, तो कोई एक ऑब्जर्वेशन तो आपने बनाया होगा। देखिए, उन्होंने जो कुछ भी किया अपने खुद के लिए किया, और जिस प्रकार का भ्रष्टाचार वहाँ पर हुआ है उसको नापना बड़ा मुश्किल है, लेकिन देखने से समझ में आ जाता है, और वही सबसे बड़ा मुद्दा भी रहेगा वहाँ का। आपके लोग यहाँ पर कह रहे थे कि आप मोटरसाइकिल से निकल जाते हैं, गांव-गांव जाकर लोगों के बीच बैठकर आप बातचीत करते हैं, तो ये कैंपेनिंग के दौरान तो देखने को मिलेगा। कोई बड़ा टास्क, यदि जीत की दहलीज पर पहुँचेंगे तो कोई बड़ा टास्क आपने रखा है? निश्चित तौर पर जो काम जब मैं कलेक्टर के रूप में था, मक्का प्रोसेसिंग प्लांट 43,000 किसानों को मालिक बनाने का अभियान था, जिसको इन्होंने बिना सोचे समझे, बिना जनता को पूछे बगैर उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। जबकि आम जनता के 7 करोड़ रुपया, आदिवासियों के, वहाँ के मूल निवासियों के, ओबीसी वर्ग के, शेड्यूल कास्ट वर्ग के, गरीब लोगों के 7 करोड़ रुपया वहाँ पर जमा किया गया था। सबको लगता था कि मक्का प्रोसेसिंग प्लांट के माध्यम से वो कारखाना का मालिक बन जाएंगे। उस उद्देश्य के साथ उसको चालू किया गया था। उन्होंने उसका उद्घाटन करवाया। पहला उद्घाटन उन्होंने माननीय राहुल गांधी जी को बुला करके भूमि पूजन करवाया था, लेकिन उसको दरकिनार करके एथेनॉल बनाने की बात कही जा रही है। उसका भी कोई ना और छोर है, ना कोई उसका कोई संभावना है। ये सारे विषय देखने को मिलेंगे। हमने 150 किलोमीटर का एक रास्ता जो बारसूर से होकर के सीधा कांकेर तक के जाता है, जो एनएच का पैरेलल रोड है, उसके बारे में लिंगोदेव पथ के नाम से हमने एक काम चालू किया था, लेकिन उसको भी पूरा नहीं किया गया, ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, बड़े बड़े मुद्दे हैं। आप देखेंगे तो अंग्रेजों के ज़माने में केसकाल तक के रेलवे लाइन हुआ करता था, रेल चलता था। इन पूरे 75 सालों में क्या हम इतना भी नहीं कर पाए कि उसको जगदलपुर के साथ जोड़ देते? अब ले दे के भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार ने उस काम को फिर से अपने हाथ में लिया है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो लोग समझते हैं, जानते हैं, उसको भोग रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, जिस जिले में मैं कलेक्टर था, कोंडागांव जिले में, अकेले कोंडागांव जिले में हर साल 1500 लोग मरते हैं सड़क एक्सीडेंट में। अच्छा जी। हर साल 1500 से ज़्यादा लोग मर जाते हैं। तो और एक एक व्यक्ति को 500 रुपया 600 रुपया किराया देना पड़ रहा है। अगर रेलवे की व्यवस्था हो जाए तो वहाँ के व्यापारियों के लिए, वहाँ पढ़ने वाले बच्चों के लिए, इलाज के लिए आने वाले लोगों के लिए सबको फायदा हो सकता है। ये सारे विषय इस बार चुनाव में देखने को मिल सकते हैं। ये थे नीलकंठ टेकाम जी। आईएएस की नौकरी छोड़कर भाजपा का दामन थामा है और बीजेपी इन्हें केशकाल से अपना उम्मीदवार बनाने जा रही है। तमाम मुद्दे होंगे जिसका जिक्र वो हमसे बातचीत के दौरान कर रहे थे। इन मुद्दों के जरिए वो चुनावी रण का हिस्सा बनेंगे, लेकिन इस चुनावी रण में जीत मिलती है या नतीजे किस तरीके से आते हैं, ये चुनावी नतीजे ही बयां करेंगे। रायपुर से आशीष तिवारी, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रायपुर। तो आपने सुना कि उन्होंने किस तरह से तमाम सवालों के जवाब दिए और उन्होंने बताया कि इस बार वो उस क्षेत्र के विकास के लिए, बस्तर के विकास के लिए, केशकाल के विकास के लिए और छत्तीसगढ़ में 2023 के होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने के लिए एकजुट होकर काम करेंगे और नीलकंठ को विधायक बना के वहाँ से भेजेंगे। ये तय करके आप लोग आए हो, ये आप सबको मैं धन्यवाद दूंगा
ऐसे ही लगे रहे और हम लोगों का भी आना जाना चलता रहेगा। आज आप सब मेरे निवास में आए हैं, मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं कि आप इसी एकजुटता के साथ लगे रहें। धन्यवाद। तो आपने सुना पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को। रमन सिंह ने भी ये बात कही कि केशकाल के विकास के लिए वो काम करेंगे और पूरी शिद्दत के साथ जुटे हुए हैं। और इस बीच नेताओं से मिलने मिलाने का ये सिलसिला भी शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि नीलकंठ टेकाम जो कि IAS रहे, उसके बाद ये नौकरी छोड़कर अब वो राजनीति में उन्होंने प्रवेश किया और बीजेपी का दामन थामा। केशकाल से रमन सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है, जो कि नीलकंठ टेकाम 22वें प्रत्याशी के तौर पर। और जाहिर है कि कह सकते हैं कि केशकाल विधानसभा से चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आएंगे नीलकंठ टेकाम। और हालांकि ये जो सीट है, ये सीट कांग्रेस के खाते में 2 बार से है और 2008 में